बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग बीपीएससी पीआरटी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा क्लास एक बार फिर से साइंस के ऊपर आधारित होगा। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि साइंस के ऊपर हमारे अभी तक 6 क्लासेस आ चुके हैं और आज हमारा ये 7वां क्लास होगा। और आप लोगों के बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं, जिससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ा हुआ है और प्रयास है कि लगातार क्लास आते रहे और इसी तरह से हमारी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। और आज की क्लास की ओर बढ़ेंगे। पहला सवाल लेंगे हम लोग। वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देता है। तो भूमि के अंदर जल के रिसाव की यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, ये सवाल है। ठीक है। और आज का ये जो 30 प्रश्न हमारा होगा, ये आपके क्लास 7 से पूरे बुक से जो इम्पोर्टेंट 30 सवाल निकल कर के आए हैं, जो मुझे लगते हैं कि ये सवाल पूछे जा सकते हैं, उन सवालों को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है। तो क्लास 7 के SCERT के बुक से ही ये 30 सवाल आपको देखने को मिलेंगे और ये पहले चैप्टर से सवाल लिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जल के अंदर जो भूमि के अंदर जो जल का रिसाव होता है, जिससे भूमिगत जल की पुनः पूर्ति होती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जलभर कहते हैं, भौमजल कहते हैं, अंतःस्यंदन कहते हैं या फिर जल संग्रहण कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अंतःस्यंदन की प्रक्रिया के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसको इंग्लिश में इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है। यानी कि फिल्टर होकर के धरती के अंदर वापस से जल का पहुंचना, उसको हम लोग अंतःस्यंदन की प्रक्रिया कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के कारण भूमिगत जल की पुनः पूर्ति होती रहती है। अगला सवाल है हमारा कि पित्त रस किसका पाचन करता है? पित्त रस किसका पाचन करता है? ऑप्शंस है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल या फिर 5वें ऑप्शन के साथ चलेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा कि पित्त रस आपके वसा का पाचन करता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेंगे। छोटी आंत में शर्करा डैश में, प्रोटीन डैश में तथा वसा डैश और डैश में बदल जाता है। ये जो पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया है, तो पाचन तंत्र की प्रक्रिया में जब छोटी आंत में ग्लूकोज पहुँचता है तो फिर वह किस में बदल जाता है? प्रोटीन पहुंचता है तो वो किस में बदलता है? और वसा जब पहुंचता है तो वो किन किन सरल तत्वों में बदलता है, ये यहाँ पर बताना है। तो देखिए, शर्करा जो है, स्टार्च इसको कहते हैं, यह ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है। शर्करा किस में बदल जाता है? तो ये ग्लूकोज में बदल जाता है। प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदलता है। ठीक है। प्रोटीन किस में बदलता है? तो प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। और वसा जो है, ये वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है छोटी आंत के अंदर और भोजन का संपूर्ण पाचन भी छोटी आंत में ही संपन्न होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा कि शर्करा ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, वसा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेंगे। जल एवं लवण का अवशोषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस हैं छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, अमाशय या फिर 5वां ऑप्शन। तो देखिए, जल और लवण ये दो ऐसे पदार्थ हैं जिनका अवशोषण बड़ी आंत में जाकर के होता है। ठीक है। छोटी आंत में भोजन के सभी पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है और बच जाते हैं ये जल और लवण। तो जल और लवण का अवशोषण आपका जो है बड़ी आंत के अंदर होता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन संपन्न कहाँ होता है? तो जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी जस्ट की है कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन संपन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि पशुओं के पाचन तंत्र में किसकी उपस्थिति के कारण सेलुलोज का पाचन संभव हो पाता है? सेलुलोज एक ऐसा पदार्थ है जो मुख्य रूप से हरे पत्तेदार सब्जियों, घास फूस में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है। और सेलुलोज जो है मुख्य रूप से फाइबर होता है और इसका मनुष्य में पाचन नहीं हो पाता है, लेकिन पशुओं में इसका पाचन होता है। लेकिन किस अंग की उपस्थिति के कारण हो पाता है? मनुष्य में वह अंग पाचन तंत्र में मौजूद नहीं है, जबकि पशुओं में है और यही
यही अंग जो है उनको सहायता प्रदान करती है सेलुलोज के पाचन में। तो वो कौन सा है? ऑप्शंस हैं रुमेन, अमाशय, छोटी आंत या फिर अंधनाल। तो यहाँ पे सही आंसर जो है अंधनाल ही है, और अंधनाल को इंग्लिश में सीकम कहते हैं। ठीक है, सीकम कहते हैं इसको, CEACUM शायद इसकी स्पेलिंग है, सीकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि कुतरने में सहायता करने वाले दांत कौन से हैं? कुतरने यानी कि कुतरना, काटना। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस हैं कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक या फिर चवर्णक। तो देखिए कटिंग में जो है इंसीजर का काम होता है, कृंतक का काम होता है, फाड़ने में रदनक का काम होता है, चबाने में अग्रचवर्णक और चवर्णक का काम होता है। तो ये दांतों की क्रिया से सवाल है ये यहाँ पे, और पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। अगला सवाल है लार मंड यानी स्टार्च को किस में बदल देता है? ऑप्शंस हैं माल्टोज, ग्लूकोज, सेलुलोज और लैक्टोज। तो देखिए लार जो है वह मुख से ही भोजन का पाचन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग भोजन करते हैं, चबाना शुरू करते हैं उसको, तो लार ग्रंथियों से लार निकल करके उस भोजन में मिक्स हो जाती है और भोजन को पेस्ट नुमा बनाती है, और साथ ही वहीं से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। और भोजन में जो उपस्थित मंड होता है, मंड यानी स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट जितने भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्यान्न होते हैं, उनमें मंड की उपस्थिति सबसे अधिक होती है। तो लार की प्रक्रिया वहाँ शुरू हो जाती है और वह मंड को सबसे पहले क्या करता है, ग्लूकोज में बदलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को कि लार जो है वह स्टार्च को ग्लूकोज में बदलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही, और यहाँ पर इसका नोट पॉइंट दिया हुआ है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज, इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि लार में एक एंजाइम उपस्थित होता है जिसका नाम है एमाइलेज, और यही जो है वह मंड को ग्लूकोज में बदलने में सहयोग देता है। अगला सवाल है पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? ऑप्शंस है यकृत, अग्नाशय, अग्नाशय, अमाशय और छोटी आंत। तो देखिए पित्त रस नाम से स्पष्ट है कि पित्त रस जब भी होगा तो पित्ताशय से स्राव होगा इसका, और पित्ताशय कहाँ स्थित है? तो यकृत में। तो ये पहला ऑप्शन सही है हमारा, यकृत। यकृत से ही पित्त रस का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ संपन्न होता है? तो देखिए वसा एक पोषक तत्व है, और जितने भी पोषक तत्व हैं उन सभी का अंतिम रूप से पाचन जो है वो आपकी छोटी आंत में होता है। तो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन यानी कि पूरी तरह से पाचन कहाँ संपन्न होगा? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है? सरल रेखीय गति यानी कि एकदम सीधी रेखा में जो गति संपन्न हो उसको हम क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति कहेंगे। ठीक है, तो सरल रेखीय, सरल का स्पष्ट हो गया सरल से कि सीधी रेखा में जो गति संपन्न होगी वह सरल रेखीय गति कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए झूले यानी कि सीसॉ में बच्चे की गति, तो झूला तो इस तरह से चलता है, ये सरल रेखा नहीं है। विद्युत पंखे की गति, तो विद्युत पंखे की गति गोल होगी। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर उसकी गति होगी। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, जी हाँ, एक पुल है जो कि एकदम सीधा स्ट्रेट है और इस पर जो रेलगाड़ी चलेगी उसकी गति भी रेखीय गति में होगी। तो सरल रेखीय गति का यही ऑप्शन हमारा सही होगा। विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, ये आवृत्ति गति हो सकती है, सरल रेखीय गति नहीं हो सकती है। चलिए अगला सवाल लेंगे, निम्न में से कौन वर्तुल गति का उदाहरण है? वर्तुल गति का मतलब क्या हुआ? वर्तुल गति का मतलब वृत्ताकार पथ पर जो वस्तुएं गति करती हैं उनको वर्तुल गति में कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधी सड़क पर चलती हुई मोटर गाड़ी की गति, ये सरल रेखीय गति में आ जाएगी। सरल लोलक की गति, तो सरल लोलक, लोलक का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा घड़ी में इस तरह से एक दोलक रहता है जो दोलन करता है, इसी को लोलक कहते हैं। ठीक है, तो
तो ये जो लोलक है इसकी गति दोलनी गति या फिर आवृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, इसको मुख्य रूप से दोलनी गति के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, बीच में सूर्य है और इसके चारों तरफ पृथ्वी की जो गति है एक वृत्ताकार पथ पर है। एक वृत्ताकार पथ पर होने के कारण यह गति ही हमारा वर्तुल गति का उदाहरण कहलाएगी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, चौथा है बंदूक से निकली हुई गोली की गति। तो यह भी सरल रेखीय गति का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि बंदूक से जो गोली निकलेगी एकदम सीधी दिशा में जाएगी। चलिए अगला सवाल लेंगे। कोई बस 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। बस द्वारा 45 सेकंड में तय की गई दूरी को बताएं। अब देखिए, बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ हमको दूरी निकालना है। समय दिया हुआ है 45 सेकेंड। समय कितना दिया हुआ है? 45 सेकेंड दिया हुआ है। तो दूरी बराबर हमारा सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुने समय। यानी कि जो भी वस्तु की चाल है और जितना टाइम वो ले रही है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और 45 सेकेंड दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल करके आएगा। जो आंसर निकल करके आएगा वो करेक्ट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो चाल आपकी दी हुई है ये किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम आपका सेकेंड है। ठीक है, तो इस सेकेंड वाले टाइम को या तो हम घंटा में बदल दें या चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लें, तो फिर आंसर आसान हो जाएगा, आंसर सही आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो किसी भी वस्तु की गति अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है और हमें उसको बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो उसके लिए एक ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है, कैसे आता है, इसको समझिए। ट्रिक केवल याद रखने से नहीं काम चलेगा, बल्कि ट्रिक बनता कैसे है इसको समझना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है हमें। ठीक है, अच्छा 1 किलोमीटर बराबर अगर पूछा जाए कितना मीटर होता है, तो कहिएगा कि सर 1000 मीटर होता है। उसी तरह से 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारा ट्रिक निकल करके आ जाएगा। 0 0 कट गया, 2 5 10, 18 दूनी 36, 5 बटे 18 आया। तो ये ट्रिक है कि अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो आपको 5 बटे 18 से गुना करना होता है। ठीक है, ये 5 बटे 18 कैसे आया ये आपको समझ में आ गया। अब आप भूलिएगा नहीं, और भूलिएगा अगर बाई चांस भूल गए तो आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा कि अच्छा सर ने बताया था कि किलोमीटर को मीटर में बदल देना और घंटा को सेकंड में बदल देना, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारा ट्रिक निकल करके आ जाएगा। तो 72 को हम 5 बटे 18 से जब गुना कर देंगे तो 18 चौके 72 और 4 पचे 20 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो वस्तु की चाल है वह 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब ये 45 सेकंड तक दूरी तय करती है, तो 45 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए 45 दूना 90 और 90 एक 0 मिल जाएगा उसमें, तो 900 हो जाएगा। तो 900 मीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 900 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा या कौन से कीटभक्षी पौधे हैं? पहला ऑप्शन है घटपर्णी निपेंथिस, दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप, तीसरा है सन ड्यू, यह में दुर्गऊ की मात्रा है सन ड्यू, और चौथा है आपका अमरबेल। अब इन 4 में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं? क्या एक है या फिर एक से अधिक है? अगर एक से अधिक होगा तो वैसी स्थिति में 5वां ऑप्शन हमारा होगा, और अगर चारों में से कोई नहीं है तब भी 5वां ऑप्शन ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, जिन लोगों ने सीटेट पढ़ा होगा तो सीटेट में ईवीएस का जो सेक्शन है तो उसमें ये रटाया हुआ है कि घटपर्णी पौधा निपेंथिस जो है वह एक कीटभक्षी पौधा होता है
उसकी पत्ती पर घड़ेनुमा संरचना होती है और उसमें जो है कीट जब भी जाता है तो उसको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है, ढक्कन बंद हो जाता है और जो भी जीव जंतु उसके अंदर प्रवेश किया उसका वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके शरीर से पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है पौधे के द्वारा। और निपेंथिस जो है ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो अपने देश में मेघालय में पाया जाता है और साथ ही यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। कारण ये है कि दलदली क्षेत्र में नाइट्रोजन की कमी होती है मिट्टी में और उसी नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति के लिए ये पौधों को फंसा करके खाते हैं। ठीक है, तो निपेंथिस के बारे में सभी लोगों को पता है। बाकी देखिए आपके क्लास 7 के SCERT के बुक में इस टॉपिक को दिया गया है। वीनस फ्लाई ट्रैप भी एक ऐसा ही पौधा है जो कीटों को फंसा करके खाता है। ठीक है, सन ड्यू भी आपका एक ऐसा ही पौधा है जो कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, और अमरबेल जो है ये कीटभक्षी पौधा नहीं है, ये आपका परपोषी पौधा है। ठीक है, ये आपका परपोषी पौधा यानी कि दूसरे पौधों के ऊपर ये जीवित रहता है। ये भी एक परपोषी पौधा है। ठीक है, अमरबेल, तो ये याद रखना है। तो यहाँ हमारे कीटभक्षी पौधों की संख्या 3 होगी। पहला घटपर्णी, दूसरा वीनस फ्लाई ट्रैप, तीसरा सन ड्यू। तो यहाँ पे हम 5वें ऑप्शन के साथ चलेंगे कि एक से अधिक विकल्प जो है वो सही हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान है, पौधों का रसोई घर हम किसे कहते हैं? तो बहुत ही आसान है, पत्तियों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्तियों के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है और प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, साथ ही क्लोरोफिल की उपस्थिति और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। और उत्पाद में क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊंट के कूबड़ में क्या संचित रहता है? ऊंट का कूबड़ आप लोगों ने देखा होगा, ऊंट के पीठ के ऊपर एक कूबड़ रहता है। ठीक है, इस तरह का। तो ये जो कूबड़ है, इस कूबड़ में क्या संचित होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल। तो देखिए ऊंट जो है रेगिस्तानीय मरुस्थलीय प्रदेश में रहने वाला जीव है और मरुस्थल में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है। तो वैसी स्थिति में ऊंट के कूबड़ में संचित जो भोजन होता है, वो भोजन में एक प्रमुख जो पोषक तत्व है वसा, ऊंट के कूबड़ में संचित होता है, जो इसे लंबे समय तक बिना खाए भी जीवित रखने में सहायक होता है। जब कई दिनों तक ऊंट को भोजन नहीं मिलता है तो वह अपने कूबड़ में संचित वसा का प्रयोग करके ही जीवित रहता है। तो उसके कूबड़ में क्या संचित होता है? वसा संचित होता है। अगला सवाल लेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाने वाला जंतु कौन सा है? अब देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि जहाँ ज़्यादातर गर्मी पड़ती है। तो ध्रुवीय भालू, आप नाम से पता लगा सकते हैं कि ध्रुवीय भालू कहाँ पाया जाएगा, तो ध्रुवीय प्रदेश में। और ध्रुवीय प्रदेश कैसा होगा? तो शीतकटिबंधीय क्षेत्र होगा, ना कि उष्णकटिबंधीय। तो ध्रुवीय भालू वाला ऑप्शन हम कट कर देंगे। पेंगुइन, तो पेंगुइन भी आप लोगों ने देखा होगा, बर्फ़ पर खेलते हुए पेंगुइन को, पेंगुइन के चित्र आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाने वाला जंतु नहीं है। इसके बाद रेनडियर, तो रेनडियर भी बर्फीले प्रदेश में पाया जाने वाला जंतु है। यह कुत्ते की तरह दिखता है और लोग इसको पालतू बना करके रखते हैं और इसका इस्तेमाल गाड़ी खींचने में की जाती है जो बर्फ़ पर सरकती हुई जाती है। तो ये भी नहीं होगा। कस्तूरी मृग सही ऑप्शन है। कस्तूरी मृग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाने वाला जंतु है। अगला सवाल है, ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाने वाला जंतु कौन सा है? टूकन पक्षी, हाथी, लायन टेल्ड लंगूर और चौथा है ध्रुवीय भालू। तो ध्रुवीय क्षेत्र और ध्रुवीय भालू नाम से ही स्पष्ट है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, 5वां ऑप्शन कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। अगर आप ऑप्शन पे ओवर थिंकिंग करेंगे तो आपको लग सकता है कि लायन टेल्ड लंगूर जो है
ये भी कहीं ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाला जंतु तो नहीं है, लेकिन नहीं है, केवल चौथा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे, ध्रुवीय भालू। अच्छा, लायन टेल्ड लंगूर जो है ये कहाँ पाया जाता है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 198 को आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। इसमें एक सवाल कि लायन टेल्ड लंगूर भारत में किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, भारत में या कहीं भी आप बता सकते हैं, कोई इसमें बंधन नहीं है। अगला सवाल है, वैसे जंतु जिनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं वे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, रेगिस्तान में, पहाड़ों पर या फिर ध्रुवीय क्षेत्र में। तो देखिए, शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होने का मतलब है कि उस क्षेत्र में अत्यधिक ठंड पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बालों की जो परत होती है वह जंतुओं को ठंडे क्षेत्र से, ठंड से बचाने में सहायता करती है, तो वह निश्चित रूप से ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं के ऊपर होगी। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, तो आप लोगों को याद रखना है कि हमारा बिहार दिवस जिस तिथि को मनाया जाता है उसी तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और वह डेट क्या है? 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अगला सवाल है, पीलिया जिसको हम लोग जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, इस रोग का कारण क्या है? दूषित वायु है, दूषित जल है, गंदे कपड़े पहनना है, या फिर गरिष्ठ भोजन करना है, या 5वां ऑप्शन के साथ चलेंगे? तो देखिए, पीलिया मुख्य रूप से दूषित जल के कारण फैलने वाली बीमारी है। प्रदूषित जल के सेवन से ही जो जॉन्डिस है वो होती है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अंगोरा क्या है? अंगोरा क्या है? आप लोगों ने नाम सुना है अंगोरा? सुना होगा, देखा भी होगा, उसका यूज भी किया होगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक प्रकार की भेड़, एक प्रकार की बकरी, एक प्रकार की ऊन, एक प्रकार की याक। अब आपके दिमाग में जब तीसरा ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ा, एक प्रकार की ऊन, तो आप लोगों के दिमाग में आया होगा किसी शॉल का चित्र, या किसी मफलर का चित्र, या किसी ऊनी टोपी का चित्र जिसके ऊपर अंगोरा का क्या बोलते हैं उसको, लेबल लगा हुआ है ना। तो क्या यह एक प्रकार की ऊन है? अगर आप ऐसा थिंकिंग करते हैं तो फिर आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा गलत। अंगोरा एक प्रकार की बकरी है। ठीक है, अंगोरा एक प्रकार की बकरी है और जिससे ऊन प्राप्त होती है, और इसके ऊन से ही पश्मीना शॉल बनाई जाती है, और इसी के ऊपर मार्का लगा होता है अंगोरा वाला। ठीक है, तो एक प्रकार की बकरी है। अंगोरा क्या है? तो एक प्रकार की बकरी है और इसके बाल से ही यह ऊन प्राप्त किया जाता है। अच्छा, अगला सवाल है, इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त रेशे हैं? इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त रेशे हैं? ऑप्शंस आपके हैं सूती और ऊनी। तो देखिए, सूती जो है वह कपास से प्राप्त होता है, और कपास क्या है? तो पौधा है। पहला ऑप्शन गया खत्म हो। ऊनी और रेशमी, तो देखिए यहाँ पर ऊनी और रेशमी, ऊन किससे प्राप्त होता है? ऊन भेड़ से मुख्य रूप से प्राप्त होता है। रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम कीट से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दोनों ही रेशे जो हैं वो जंतुओं से प्राप्त रेशे हैं, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। और तीसरे चौथे ऑप्शन को भी टच कर लेते हैं, रेशमी और सूती। तो इसमें रेशमी जो है वह जंतु से है, जबकि सूती जो है वो पादप से है। नायलॉन और रेयॉन, इसमें दोनों ही संश्लेषित रेशे हैं, कृत्रिम रेशे हैं। अगला सवाल लेंगे, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना क्या कहलाता है? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन पहला है फ्लोरिकल्चर। तो देखिए, फ्लोरी में फ्लावर छुपा हुआ है, तो यह फूलों की खेती से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? तो फूलों की खेती से संबंधित है। इसके बाद आपका सिल्वीकल्चर, तो सिल्वीकल्चर जो है वह आपका वन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है। इसके बाद आपका चौथा सेरीकल्चर,
तो सेरीकल्चर आपका रेशम पालन से संबंधित है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, एक विलियन में लाल लिटमस डालने पर लिटमस का रंग नीला हो जाता है, तो विलियन की प्रकृति क्या है? अब देखिए, लाल लिटमस को अगर हम डाल रहे हैं किसी विलियन में, उसका रंग नीला हो जा रहा है, तो वह क्षारीय होगा। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नीले लिटमस को डाले थे विलियन में और विलियन का रंग जो है वो लिटमस का रंग लाल हो गया था, तो वह अम्लीय था। अब यहाँ जस्ट अपोजिट हो रहा है उसके, तो यहाँ क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्षारीय। अच्छा, इसमें क्षार में मुख्य रूप से क्या क्या आता है, जैसे कि साबुन जो है उसका स्वाद आपका क्षार वाला होता है। साबुन जो है ये एक प्रकार का क्षार है। इसी प्रकार से और भी कुछ चीज़ें क्षार में आती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। अगला सवाल लेते हैं, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑप्शंस आपके हैं, इमली, आंवला, पालक, चींटी का डंक या फिर पांचवा ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। अगला सवाल है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो देखिए, अम्ल वाला जो है इसकी एक सूची ही है जिसमें प्रमुख अम्लों के नाम हैं, और ये आपके क्लास 7 में भी दिया हुआ है और आपका क्लास 9 में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। और इसकी सारणी जो है, इसमें मुख्य रूप से जो 5-6 अम्ल जो है मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, आपको उनके नाम याद रखने हैं। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, आपका लैक्टिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी जो सूची है जो बुक में दी हुई है, आप उसको याद रखिएगा, तो उसी से ये प्रॉब्लम जो है टैकल हो जाएगा। यहाँ पर लैक्टिक अम्ल है, तो देखिए लैक्टिक अम्ल नाम में छुपा हुआ रहेगा, याद रखना है, लैक्टिक है। और दही में क्या पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। ठीक है, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। तो वहाँ से आपको याद रखना है कि लैक्टिक एसिड जो है वो कहाँ होगा? तो दही में। ठीक है, लैक्टिक एसिड कहाँ होगा? तो दही में। नींबू में कौन सा होगा? सिरका में क्या होगा? कच्चे आम में क्या होगा? ये सारा कुछ दिया हुआ है बुक में। ठीक है, तो इसमें सिट्रिक एसिड, नींबू में क्या हो जाएगा? सिरका में तो सिट्रिक एसिड है, और नींबू भी सिट्रस फ्रूट है, तो इसमें भी सिट्रिक एसिड होना चाहिए। कच्चे आम में क्या हो जाएगा? तो कच्चे आम में भी टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को उस सूची को याद रखना है। अगला सवाल लेंगे, अम्ल का स्वाद डैश और क्षार का स्वाद डैश होता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जितने भी अम्ल हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे आपने नींबू का रस चखा है, वो खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है। जैसे अगर आप कभी बाय चांस साबुन को अगर टेस्ट करके देखें तो वो काफ़ी कड़वा होता है। तो क्षार का स्वाद कड़वा होगा। ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा यहाँ पर, खट्टा और कड़वा। अगला सवाल है, जल धारण की क्षमता किस मिट्टी में सबसे अधिक होती है? कौन सी वह मिट्टी है जिसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? आपका ऑप्शन है, पहला दोमट, दूसरी चिकनी, तीसरा बलुई, चौथा जलोढ़। तो इसमें सही ऑप्शन है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, और ऐसी मिट्टी में धान की खेती सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होता है? और ये आज के क्लास का आखिरी सवाल है। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने अधिक से अधिक साथियों तक क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आते हैं सवाल के ऊपर, किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर। अब ये अंतःस्रवण दर क्या है? तो इसमें भी निस्यंदन जो हम लोगों ने पहले सवाल में देखा था कि मिट्टी में पानी का रिसना, तो मिट्टी में पानी के रिसने की जो दर है वो सबसे अधिक किस में होगी? सबसे ज़्यादा पानी किस में रिस करके अंदर चला जाएगा या उसको पार कर जाएगा? दोमट, चिकनी, बलुई, जलोढ़। तो इसमें देखिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 बलुई।
अगर बलुई मिट्टी है जिसमें बालू की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें आप पानी डालिएगा, पानी तुरंत मिट्टी को पार कर जाएगा। और चिकनी मिट्टी में सबसे कम होता है, ठीक है, चिकनी मिट्टी में सबसे कम होता है, इसीलिए चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है और बलुई मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसके ऊपर जल पड़ते ही रिस करके अंदर चला जाता है, ये जल को अपने अंदर कैप्चर करके नहीं रख पाती है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहाँ पे होता है संपन्न। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।